हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। इसका कारण ये है कि हम लोग का अभी ट्रेनिंग चल रहा है और वीकली स्टडी प्लान का वीडियो वो कंटिन्यू आता रहता है। तो बीच में जो वीडियोस हैं वो नहीं आ रहे थे। इसका कारण था कि ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन अभी 28 फरवरी तक हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। लेकिन बहुत से सवाल जो कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक वीडियो मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ कि क्या बिना कोचिंग के भी आरआरबी एलपी का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। तो बिल्कुल बिना कोचिंग के भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम निकाला जा सकता है। अब कैसे इसे निकालना है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि अगर आपके पास कोचिंग लेने की अवेलेबिलिटी है, अगर आप उस क्षेत्र के आसपास रहते हैं या फिर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छे हैं तो आप कोचिंग ज़रूर लीजिए, उससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि थोड़ा सा वो चीज़ें आपको समय लगती है और आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिना कोचिंग के आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता है। मैंने भी कोई भी कोचिंग नहीं किया हुआ था, किसी भी चाहे CBT 1 हो या CBT 2 हो या फिर टेक्निकल के पेपर के लिए हो, कोई भी कोचिंग मैंने नहीं किया हुआ था और मेरा सारा एग्जाम इसमें निकला हुआ है। और मेरे साथ जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे साथ भी कई लोग रहते हैं, उन लोगों ने स्पेशली आरआरबी एलपी के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हुआ था। सेल्फ स्टडी से ही उन्होंने ये एग्जाम निकाला है। तो अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम कौन सी बात पर डिस्कस करेंगे कि समय आपको कैसे बचाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा समय इधर वेस्ट करते हैं। दूसरा बात करेंगे हम सिलेबस को कैसे कवर करें। तीसरा करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अभी शुरुआत में डिसाइड नहीं हो पाता कि कहाँ से शुरुआत करें और कैसे पढ़ें, इतना ज़्यादा सिलेबस है और क्या छोड़ना है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। और चौथा है कि टेक्निकल को कैसे पढ़ें। टेक्निकल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिफाई करना ही होता है। चाहे आपको टेक्नीशियन का पोस्ट लेना हो, चाहे एएलपी का पोस्ट लेना हो, कोई भी पोस्ट लेना हो, आपको टेक्निकल का पेपर पार्ट बी जो CBT 2 में होता है वो आपको क्लियर करना ही होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाना ही लाना रहता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको समय बचाना कैसे है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है सोशल मीडिया से दूर रहना, जो कि असंभव सी बात है, क्योंकि बहुत से अकाउंट होते हैं। किसी का FB पे अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट रहता है, ट्विटर पे अकाउंट रहता है आपका, यूट्यूब पे तो अकाउंट है ही, वो भी आप देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील देख रहे हैं। तो इतना सारे जगह पे आपका अकाउंट है। कई लोग और भी जगहों पे ओमेगल पे भी लॉगिन रहते हैं कई लोग। तो इस तरह से चीज़ों पे अगर आप रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। तो आपको बिल्कुल भी बाइकआउट नहीं रहना है, बिल्कुल दूर नहीं रहना है। आपको उन अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है कि जिससे आपका समय का लॉस होता हो। जैसे अगर FB का यूज आप में आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा नहीं होता है तो आप इसको डीएक्टिवेट कर लीजिए, बाद में ये ID एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद से इंस्टाग्राम भी आपके लिए अगर यूजफुल नहीं है तो आप इसको डीएक्टिवेट करिए। ट्विटर तो बिल्कुल भी कोई यूज नहीं करता है, तो अगर उस पर भी अगर आपका अकाउंट है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो, क्योंकि जितने भी लोगों को आप फॉलो करते हैं वो लोग जब भी ट्वीट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता है और आप डिस्टर्ब होते हैं। आप उसको खोल के देखते हैं, फिर उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं और बहुत तमाम तरह की चीज़ें आप कमेंट करते हैं, पढ़ते हैं, जिसका आपके प्रिपरेशन को लेकर के कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। वही बात हो गई FB को लेकर के। FB में से भी आपका उतना फ़ायदा नहीं होता है अगर आप कोई वैसे अकाउंट को फॉलो नहीं किया हुआ है, वैसे ग्रुप को अपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। उसके लिए सिर्फ आप नहीं खोलते हैं FB, तो उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ के लिए खोलते हैं तो वो भी आपके टाइम को वेस्ट करता है। उसके बाद से बात करते हैं कट ऑफ को टारगेट कभी मत बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कैसे बचाना है उससे रिलेटेड ये तो है नहीं, लेकिन ये भी इसमें क्या आपको ध्यान देना है, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि कभी भी आप प्रीवियस ईयर के जितने भी कट ऑफ देखते होंगे, आप लोग सर्च भी करते होंगे और 2 साल 1 साल पहले का वीडियोज़ आपको देखने को मिलता होगा, तो उसमें आप देखते होंगे कि कट ऑफ कितना गया था CBT 1 का, CBT 2 का। तो कभी भी कट ऑफ को आपको टारगेट नहीं बनाना है। उससे आपको 10 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर आपको ज़्यादा लेकर के ही टारगेट में चलना है। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उसको पाने की कोशिश करेंगे, कट ऑफ के पास रहेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, कुछ लोग OBC होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, OBC का कट ऑफ देखते हैं। कुछ लोग SC होते हैं तो वो सोचते हैं कि SC का कट ऑफ देखा जाए। 80 का कट ऑफ अगर 100 में से अगर मान लीजिए 55 गया है, 52 गया है, तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। पिछली बार का क्लियर था, इस बार 60 तक भी ला देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह की अगर आप पढ़ाई करेंगे तो होता क्या है, इसका नुकसान क्या है। जब भी आप एग्जाम दे के आते हैं, यूट्यूब पर आप तमाम वीडियो देखते हैं, क्योंकि उस समय वीडियोज़ बनना शुरू हो जाते हैं कि आपको इतने नंबर से कट ऑफ बनेगा, इतना नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फर्दर CBT 2 की तैयारी करिए, कोचिंग लीजिए, कोर्सेज खरीदिए। तो इस तरह के वीडियोस आप देखते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं और अपना मार्क्स कमेंट करते हैं और देखते हैं कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, क्या कितने लोगों के नंबर उतने उसमें हैं। तो इस तरह के चक्करों में कब आप पढ़ेंगे, जब आप बाउंड्री के पास में रहेंगे। वहीं अगर आपके नंबर CBT 1 में 60 के आसपास में है, आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर 55 या 65 हो, जो रॉ मार्क्स होता है उसके अलावा जब नॉर्मलाइज मार्क्स आता है, तो उसके उतने नंबर होने पे आप ये श्योर हो सकते हैं कि CBT 1 मेरा क्लियर हो सकता है।
पिछले कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है ये। तो इस तरह के नंबर का आप टारगेट में रखिए। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेट रहना आपको सीखना है। जहाँ भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर हो सकता है कि आप अपने रूम में प्रिपरेशन कर रहे हों, आसपास के जो भी लड़के हैं उससे आप ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। बाकी अगर आप लोग बाहर रह के प्रिपरेशन करते हैं तो कम से कम लोगों से मिलना जुलना रखिए, सिर्फ आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आइसोलेट जितना आप ज़्यादा रहेंगे उतनी तरह की बातें आपको सुनने को कम मिलेंगी, और जितना कम बातें आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड एक मतलब कंसंट्रेट कर पाएगा। जितना ज़्यादा अगर आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो आप आइसोलेट रहना सीखिए। अब बात करते हैं बुक्स को लेकर के। बुक्स में सिर्फ आपको क्या करना है कि सिर्फ 4 से 5 बुक्स का ही कलेक्शन आप अपने पास में रखिए। अब बहुत से लोगों के पास इससे ज़्यादा भी बुक होगी। कुछ लोग जो इनिशियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ के एक बुक रख लीजिए, और उसके बाद से रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा नहीं, अगर आप बिगिनर हैं तो रीजनिंग का भी एक बुक रख लीजिए, जीके जीएस के बुक रख लीजिए आप। उसके बाद से अगर आपके पास टेक्निकल का कोई पेपर आप मतलब बुक है तो वो आप रख सकते हैं। जो भी अगर आपने टेक्निकल की पढ़ाई की है वो तो आपके पास होगी, लेकिन और कोई और ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CBT 2 के लिए। तो अगर और एक आपके पास प्रीवियस ईयर भी बुक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके पास जरूर कंपलसरी है। तो 4 से 5 बुक अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक बात और है कि करंट अफेयर आप मंथली मैगजीन का आप हर महीने खरीदते रहिए, उससे नोट्स बनाते रहिए, यही ज़्यादा आपकी फ़ायदा करेगा। बाकी जितना ज़्यादा बुक्स खरीदेंगे, कुछ चैप्टर इसमें से पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर उसमें से पढ़ेंगे, तो आपको मतलब कोई एक बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसके अलावा अगर आप जो भी बुक्स आपके पास है वो आप कंप्लीट कर ले जाते हैं, एक बार 2 बार आप रिवाइज भी कर ले जाते हैं, तो आप अलग से भी बुक ज़रूर खरीदिए। आप बैठे मत रहिए, क्योंकि अगर आपका 2 बार 3 बार रिवीजन हो चुका है तो आप कहीं और से भी बुक्स लेकर आइए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, किसी और के पास कोई और पब्लिकेशन का बुक है उसको भी आप देखने की कोशिश करिए, तो इससे भी आपका फ़ायदा होगा। लेकिन कोशिश करिए कि जितना कम से कम बुक हो, सिलेबस के आधार पर बुक हो, तो आप उसको बार बार रिवाइज करिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस अगर आपको पता नहीं है तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते रहेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। और हो सकता है कि कहीं आप जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसमें आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान देना है सिलेबस को लेकर के। टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये टेस्ट सीरीज़। जो लोग बिगिनर हैं उनको टेस्ट सीरीज ज़रूर देना चाहिए। इससे आपका मूल्यांकन होता है कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपको आता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब बनती है तो उसमें प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रहते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी उसी टाइप के डाले जाते हैं। तो आप जब मिक्स्ड क्वेश्चन एक जगह पर देखते हैं तो उससे आपको सोचने की थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट है मिनिमम टारगेट आपको 80% लेकर के चलना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर एग्जाम आज के समय में अगर निकालना है तो कोशिश करिए, अगर 100 नंबर का मार्क्स में आ रहा है क्वेश्चन तो आपको 80 नंबर के आसपास टारगेट लेकर के चलना है। क्यों मैं कह रहा हूँ 80%? 20 क्वेश्चन अगर मैं कह रहा हूँ तो हर पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं। जो अच्छा स्टूडेंट होता है, मैं टॉपर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम बस एक मतलब लेवल में निकालना चाहता है, वो कोशिश ये करता है कि मुझे एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ देने हैं, और जो क्वेश्चन उसे छोड़ने हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है उसको बार बार पढ़ के। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ने के आदी हो जाएंगे तो आपका टाइम डेफिनेटली इन 10-15 क्वेश्चनों को पढ़ने का 1-1 मिनट का या 30-30 सेकंड का भी टाइम बताइए तो भी 7 मिनट आपका बचेगा, जो कि अदर जो क्वेश्चन आपको आता होगा और उसमें थोड़ा सा और टाइम दे करके उसको सॉल्व कर सकते हैं तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब आप पेपर देने बैठिए तो शुरुआत के ही 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको होपलेस नहीं हो जाना है। आपके दिमाग में बसा हुआ है कि मुझे 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो इस तरह का आपको टारगेट लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा 100% पढ़ के आपको टॉप नहीं करना है, आपको बस जॉब लेना है। नेक्स्ट है जीके का कोई एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है क्योंकि मैं उतना ज़्यादा जीके में अच्छा नहीं हूँ और सारे सब्जेक्ट को मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। मेरा थोड़ा सा पॉलिटी सब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो मैं इसको हमेशा छोड़ के रखता था, इसको मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लेकिन मैं पॉलिटी की कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन मैं बार बार वही क्वेश्चन मैं रिवाइज करता था। मुझे कोई इसका वीडियो नहीं देखना रहता था, मुझे वही क्वेश्चन रट जाने होते थे। अब मुझे ये लगता था कि अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बहुत डिफ़िकल्ट आ जाता है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन 300-400 क्वेश्चन अगर आप पॉलिटी से पढ़ते हैं तो हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, लड़ जाए, और अगर उससे कठिन आ गया, बहुत कठिन आ गया तो सबके लिए भी कठिन हो सकता है। उसके बाद से नया जो आपको टारगेट रखना है, वीकली टारगेट आपको सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वीकली टारगेट अगर आप सेट करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो एक वीक का आप पहले हर एक सब्जेक्ट का कुछ कुछ टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, फिर उसको आप क्या करिए कि डे वाइज उसको टारगेट में कन्वर्ट करिए। तो अब क्या होगा कि आपके डे 1 पे अगर कोई टारगेट आता है तो उतना पढ़िए, अगर उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, उससे थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। एक वीक में अगर आपने कोई टारगेट लिया है और उसका आप 70% भी कंप्लीट कर रहे हैं तो भी आप मान के चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट है साइको पेपर के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे क्वेरी आती है, और साइको से रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है और उसमें हर एक बैटरी टेस्ट को कवर किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वो तभी देखिए जब आपका CBT 2 क्लियर हो जाए तब। ये मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 15 दिन का प्रिपरेशन करके आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें सीखना नहीं होता, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इसमें लाना होता है, जो कि 10 से 15 दिन में आपका आ जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो अभी इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, इस सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है कि मेन फोकस आपको किस सब्जेक्ट पे रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स तो आप बिल्कुल भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। वैसे तो देखिए मैं कहूँगा कि सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने जीके में एक आध सब्जेक्ट कहा है छोड़ने के लिए, लेकिन बाद में उसको भी आपको कवर करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो क्या सब्जेक्ट पे आप थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन मैथ्स और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये दोनों सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए रीजनिंग सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो उसका 80% चीज़ें आपको इजीली कवर हो जाती हैं। और रीजनिंग में 3 से 4 चैप्टर ही होते हैं जिसके कॉन्सेप्ट आपको सीखने होते हैं और उसको पढ़ना होता है। बाकी सारे तो आप वैसे ही कर जाते हैं, बस उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं होता। रीजनिंग बहुत हल्का होता है, स्कोरिंग भी सब्जेक्ट होता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज देते रहेंगे तो ये जो पोर्सन है रीजनिंग का ये आसानी से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत कहाँ करनी है, प्रैक्टिस कहाँ करनी है, वो मैथ्स में करनी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में करनी है। देखिए अदर कोई भी एग्जाम आप प्रिपरेशन करते होंगे तो 11-12 के जो सिलेबस होते हैं, जो जिसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपने नहीं किया हुआ है तो आपको उसको ध्यान में रखना है और उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके लिए जितने भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स से अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। उतना बुक अगर आप खरीद लेते हैं इनिशियल में हैं तो आप उतना पढ़ना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन बढ़ाते जाते हैं कोई आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी बुक और ख़रीदनी चाहिए, तो आप आगे कंटिन्यू करिए और भी बुक आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल पेपर। अब टेक्निकल पेपर को अगर अभी से पढ़ना चाहते हैं आप, तो मैं कहूँगा कि 2 चैप्टर एक महीने में आप सिर्फ 2 चैप्टर पढ़िए। 2 चैप्टर को पढ़िए, लिखिए और हर एक चैप्टर से 3 से 4 पेज का नोट्स बनाइए मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आउट ऑफ 75 क्वेश्चन में से अगर आप 45 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाएगा। और मैंने भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं किया हुआ था, तो इसमें आपको स्कोर नहीं बढ़ाना है, आपको क्वालिफाई करना है। और 75 में सोचिए 45 क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बहुत कुछ डाटा वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो याद नहीं हो पाते हैं। और आपने अगर टेक्निकल का पोर्शन पहले जो भी ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो या फिर BTech किया हो तो उसमें बहुत अच्छे से अगर नहीं पढ़ा है, ज़ाहिर सी बात है कोई बहुत उतना सीरियस नहीं पढ़ता है और बहुत दिनों से छूट भी जाता है तो वो ध्यान में रहता नहीं है। तो आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आसान हैं और उसके नोट्स बनाने हैं, उसी को बार बार रिवाइज करना है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी सेट हुए हैं 2018 में, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। जितने भी टेक्निकल के पेपर हैं 3 दिन में पेपर कंप्लीट हुआ था। तो ये सब काम आपको करने हैं, अगर आप इतना करते हैं तो आपका डेफिनेटली बिना कोचिंग के भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और कंटिन्यूटी इसमें बना के रखनी है। और अभी क्या है कि वैकेंसी जब भी आ सकती है, मैं एग्जैक्ट महीना मुझे नहीं पता है, और यूट्यूब पे बहुत से महीने चल रहे हैं कि किसी भी महीने में आ सकती है, तो वो तो जाहिर सी बात है सभी यही कहेंगे कि किसी भी महीने में आ सकती है। लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, देखिए 2024 का अगर इलेक्शन है तो अगर इससे पहले नोटिफिकेशन आता है तो कोई ना कोई 1-2 स्टेज तो का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। अगर हो जाएगा, जल्दी होगा, तो आप आसानी से 3 से 4 महीने से कम नहीं लगेंगे पूरा चीज़ पढ़ने में, कवर करने में, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं जो अदर एग्ज़ाम में नहीं है। तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। वीकली स्टडी प्लान अगर आप द स्टूडेंट का फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं उसके 11 वीक का स्टडी प्लान मैं अपलोड कर चुका हूं, और आप उसका प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो देख सकते हैं। और आप पढ़ना चाहते हैं तो वीक फर्स्ट से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।